झरने वाली नदी के पास शांति का घर था, जिसका बड़ा बेटा विकलांग था तो वहीं छोटा बेटा अपनी बीवी के साथ शहर रहता था और शांति सब्जियां बेचकर अपना घर चला रही थी। ऐसे ही एक दिन निहारिका झरने के पास बैठी सब्जियां धो रही थी, तभी उसके देवर देवरानी सामान लेकर आते हैं। अच्छा हुआ नेहा जो तुम देवर जी के साथ आ गई, वैसे भी बहुत गर्मी है यहाँ, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। आखिर झरने वाली नदी के पास जो तुम्हारा ससुराल है। अच्छा तुम दोनों सामान अंदर रखो, हाथ पैर धो और झरने के पास बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। निहारिका के कहने पर नेहा और दिवाकर मुंह हाथ धोकर झरने के पास जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में निहारिका उनके लिए खाना लेकर आती है, जिससे दोनों खाते हैं। तभी शांति सब्जी बेचकर घर आती है। माँ आ गई आप सब्जी बेच के, कैसी हैं आप? माँ जी अब आपकी उम्र हो रही है, अब तो सब्जी बेचने का काम छोड़ दीजिए और सब्जी वाली जमीन बेचकर दोनों बेटों को बराबर का हिस्सा दे दीजिए। बहू कैसी बात कर रही है, सब्जी बेचकर ही तो घर चल रहा है, ले देकर अब एक छोटी सी जमीन बची है। एक तो बुढ़िया ना बंटवारा कर रही है और ना ही झरने के पास वाला घर छोड़ रही है। पर कोई बात नहीं, अब आ गई हूँ ना, मैं इतना कलेश करूंगी कि खुद बुढ़िया बंटवारा करेगी। जहाँ निहारिका और शांति नेहा को देख खुश थे, तो वहीं नेहा बंटवारे के बारे में ही सोच रही होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा तुम थोड़ा खाना देख लेना, मैं तुम्हारे जेठ जी को दवाई दे दी है, वो सो रहे हैं और थोड़े से बर्तन है, तुम झरने के पास बैठकर धो लेना। मैं माँ जी के साथ सब्जी तोड़ने जा रही हूँ, शाम होने को है, माँ जी को सब्जी बेचने जाना है। दीदी आप तो जानती है मैं किसी भी काम के लिए मना नहीं करती, पर आज मेरे भी ना सर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर। निहारिका बहू तू घर में ही रह, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। इतना बोलकर शांति खेत जाती है और वहां से कुछ सब्जी तोड़कर अपने ठेले पर सजाती है और वहीं से बाजार उन्हें बेचने के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर निहारिका अकेले अपने पति का ख्याल रखती है और झरने के पास बैठकर बर्तन धोती है। कुछ देर में वो खाना बनाती है और रात में सब्जियां बेचकर शांति घर आती है और आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। दीदी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, माँ जी अब आप बीमार रहने लगी हैं। भगवान न करे अगर कल को आपको कुछ हो गया तो ये झरना और खेत किस काम का। अभी मौका है, आप या तो बंटवारा कर दीजिए या तो फिर सब्जी वाली जमीन को बेच दीजिए। नेहा हर समय तुम बंटवारे की ही बात क्यों करती हो? मुझे जमीन बेचकर अपने कारोबार के लिए पैसे नहीं चाहिए। दिवाकर की डांट खाकर नेहा चुप हो जाती है और अगली सुबह बेचारी अकेली निहारिका घर के सारे काम खत्म करती है और खेत जाकर सब्जियां तोड़ कर लाती है और झरने के पास बैठकर सारी सब्जियां धोती है। नेहा माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आज उनके बदले मैं जा रही हूँ सब्जी बेचने। मेरी गैर मौजूदगी में माँ जी का ख्याल रखना। मैंने घर के सारे काम कर दिए, तुम बस कपड़े धो लेना यहाँ बैठकर। ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। झरने का पानी कितना तेज गिरता है, कपड़े धोते हुए अगर मेरा पैर फिसल गया और मैं डूब गई तो। कोई बात नहीं बहू, तो कुछ मत करना, 1-2 दिन में जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो बड़ी बहू खुद ही संभाल लेगी। नेहा हमेशा काम से बचने के लिए बहाने बनाती है और उस दिन निहारिका बाजार जाती है तो वहीं अपनी सास को सोता देख नेहा मौके का फायदा उठाती है और झरने में नहाने लगती है। माँ जी तो सो रही हैं और जेठ जी तो कभी बिस्तर से ही नहीं उठते। दिवाकर भी नहीं, कितना अच्छा लग रहा है झरने में नहाने में। इन लोगों को सच भी नहीं बता सकती कि मुझे झरने में नहाना कितना पसंद है। वो तो अच्छा है कि दिवाकर ने अपना मुंह नहीं खोला। खुद से बात करती नेहा झरने के नीचे खड़ी होकर नहा रही थी कि तभी वहां दिवाकर आता है। तो वहीं शांति भी अपनी बहू को झरने में नहाता देख लेती है। माँ हैरान मत हो, आपकी बहू जितनी मासूम दिखती है वो है नहीं, एक नंबर की कामचोर और झूठी है। कुछ डर नहीं लगता उसे झरने से, काम न करना पड़े इसलिए बहानेबाजी करती है। बेटा मैं तो बहू को कुछ कह नहीं सकती, तुमने आखिर लव मैरिज करी थी, मुझे बहू से कोई शिकायत नहीं। इतना बोल शांति अंदर जाती है और कुछ ही देर में निहारिका सब्जी बेचकर घर आती है। माँ जी आप कैसे सारी सब्जियां बेचकर आ जाती हैं? मैं तो आधी भी सब्जी नहीं बेच पाई। कोई बात नहीं बहू, अब मैं ठीक हूँ, पर नेहा बहू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ी बहू अकेली सब कुछ करती और फिर भी तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने आज तुम्हें खुद झरने में नहाते हुए देखा। माँ तुम बातों को दिल पर मत लो, मैंने तुम्हें बताया ना नेहा बस कामचोर है। बहुत दिनों बाद झरने में नहाने का मौका मिला इसलिए छुपकर नहाने लगी, वरना शहर में वाटर पार्क जाती थी तो 2000 का टिकट लेकर। ये वाटर पार्क क्या होता है देवर जी? निहारिका के पूछने पर दिवाकर उसे वाटर पार्क अपने फोन में दिखाता है, जहां पर बड़ी बड़ी स्लाइड्स थी, बहुत दूरी तक पानी भरा था, झूले थे। जिसके बाद शांति के दिमाग में एक आइडिया आता है। बस नदी में नहाने के लिए लोग इतनी महंगी टिकट खरीदते हैं, हमारा तो घर ही झरने के पास है।
अगर मैं यहाँ 2-3 झूले लगा दूं तो यही ना वाटर पार्क बन जाए बहू। क्यों ना हम अपने झरने में वाटर पार्क बनाएं? आप लोगों का दिमाग तो ठीक है, वाटर पार्क कोई बच्चों का खेल नहीं है जो रात भर में बनकर तैयार कर दोगे। आप लोग ऐसे ही इतने गरीब हैं कि मुझे देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। मुझे तो डर लगता है कि किस दिन आप खेत वाली जमीन और झरना भी बेचकर सेठ जी का इलाज न करवाते। इसलिए मुझे अब अपना हिस्सा चाहिए। मैं यहाँ बंटवारे के लिए आई थी, बंटवारा कर दीजिए। ठीक है बहू, तुझे यही लगता है ना कि हम बहुत गरीब है और हमारी वजह से तू गरीब हो जाएगी, तो ठीक है, मैं तुझे सब्जी वाली जमीन देती हूँ। मैं खुश हूँ, कुछ भी दे दो। नेहा बंटवारा कर अपने पति के साथ अपनी सब्जी की खेती से थोड़ी ही दूर पर एक घर किराए पर लेती है और अपने हिस्से की जमीन को किसी और के हाथ खेती करने के लिए सौंप देती है। तो वहीं दोनों सास बहू झरने के पीछे जंगल से रात भर लकड़ियां काटती हैं। माँ जी, आपने जो वाटर पार्क बनाने का फैसला लिया, क्या वो सही है? क्योंकि हमने तो अपनी सब्जियों की जमीन भी देवरानी जी को दे दी, अब सब्जियां कैसे बिकेंगी? बहू तो डर मत, हमें बस थोड़ी मेहनत करनी है। एक बार मेरा झरना वाटर पार्क बन जाए, फिर देखना कितने लोग आते हैं। और रही सब्जी की बात, तो मेरे पास इतने पैसे हैं अभी कि मैं मार्केट से सब्जी लाकर उन्हें बाजार में बेच सकूं। दोनों सास बहू बातें करते हुए सारी रात उठकर लकड़ियां काटती हैं और सबसे पहले झरने में खंबे गाड़ कर झूले और स्लाइड तैयार करती हैं। माँ जी, हमने झूले और स्लाइड तो तैयार कर दिए, झरना भी हमारे पास है, पर स्विमिंग पूल तो है ही नहीं और ना ही स्विमिंग ट्यूब। बहू, कबाड़ी वाले भैया है ना, उनके पास बहुत सारे टायर पड़े रहते हैं। मैं वही टायर लाऊंगी और उन्हें कलर कर दूंगी। और रही स्विमिंग पूल, तो हम दोनों सास बहू आज ही गड्ढा करेंगे। मैं शर्मा जी से उनकी टूटी हुई टाइल लेकर आती हूँ। इतना बोलकर शांति कबाड़ी वाले के पास जाती है और वहां से 8-10 टायर लेकर उन पर रंग कर देती है। साथ ही निहारिका भी अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उनसे उनकी टूटी हुई टाइल लेती है। और ये देख नेहा निहारिका पर हंसने लगती है। जेठानी जी, जुगाड़ से नहीं पैसों से वाटर पार्क बनता, और मैंने सुना है कि कुछ दिनों से माँ जी बाजार नहीं जा रही। चिंता मत करो, अब माँ जी बाजार नहीं बल्कि बाजार के लोग माँ जी के पास आएंगे और अब हम सब्जी भी बेचेंगे और वाटर पार्क की टिकट भी। दिल करे तो आ जाना। निहारिका की बातें सुनकर नेहा का मुंह बन जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों सास बहू दिन रात मेहनत करती हैं और टाइम लगाकर स्विमिंग पूल तैयार करती हैं। माँ जी, आखिरकार हमारा वाटर पार्क बनकर तैयार हो गया। आज आप सब्जी बेचने जा सकती हैं। बहू, अब तो अपनी सास की मार्केटिंग देखना, कैसे मैं सब्जियों के साथ वाटर पार्क की टिकट बेचती हूँ। सास बहू सब्जी का ठेला तैयार करते हैं और शांति बाजार सब्जी बेचने जाती है। बहन, इतने दिनों से कहाँ चली गई थी, आज आई हो सब्जी बेचने? हाँ बहन, क्योंकि मैंने अपना नया कारोबार शुरू करा है वाटर पार्क का, बस उसी में लगी थी। सिर्फ 200 रुपए की टिकट है, वहाँ झूले भी हैं, झरना भी है, नदी भी और स्विमिंग पूल भी। उसमें बच्चे बूढ़े जवान सब मजे कर सकते हैं। आकर देखना जरूर मेरा वाटर पार्क। इस तरह शांति अपने सभी ग्राहकों को अपने वाटर पार्क के बारे में बताती है और हर कोई अगले दिन उसका वाटर पार्क देखने आता है। अरे वाह अम्मा, तुमने तो बहुत अच्छा वाटर पार्क बनाया है। और यहाँ खाने की खुशबू कैसी? बेटा, अगर तुम 300 का टिकट लोगे तो तुम्हें खाना भी मिलेगा, और खाने में नूडल्स, मोमोज, फ्राइड राइस जैसी चीज जो बिल्कुल हेल्दी हैं। वहाँ आए सभी को शांति का वाटर पार्क काफी पसंद आता है और वो लोग 300 रुपए देकर वाटर पार्क की टिकट लेते हैं। अब कुछ लोग स्लाइड करते हैं, तो कुछ स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो वहीं कुछ झरने का मजा लेते हैं और कुछ वाटर पार्क एंजॉय करके झरने के ही पास टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। पापा, ये वाटर पार्क कितना अच्छा है ना, मजा आ गया। मैं अगले संडे यहाँ फिर आऊंगा। अरे मैं क्या कह रही थी, घर चलते हुए सब्जी भी लेते जाते हैं। घर में एक भी सब्जी नहीं है। मैं इतना ज्यादा थक गई कि बाजार जाने की हिम्मत नहीं है अब। इस तरह शांति का न सिर्फ वाटर पार्क बल्कि सब्जी का काम भी चलता है। वहाँ आए लोग वाटर पार्क के मजे करके घर जाते हुए सब्जी भी खरीद कर जाते हैं। और जब इस बारे में नेहा को पता चलता है तो वो दूर से खड़ी होकर अपनी सास का वाटर पार्क देखती है और तभी वहां दिवाकर आकर उससे कहता है, क्यों अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है ना बंटवारा करके? तुम्हें लगा कि तुम नुकसान में चली जाओगी, पर देखो बंटवारा करके तुम्हारा नुकसान हो गया। मैं तो अपनी माँ का लाडला हूँ, मैंने तो बंटवारे की बात ही नहीं करी। मैं तो चला वाटर पार्क एंजॉय करने, तुम यहीं जलती रहो। दिवाकर अपनी बीवी पर तंज कसता है और वाटर पार्क में एंजॉय करने लगता है। तो वहीं नेहा ये सब कुछ खड़ी खड़ी बस देखती रहती है। ओहो बाबा, बहुत गर्मी लग रही है ना? अब बेटा गर्मी है तो लगेगी ही,
और इस घोर जंगल में तो और भी ज्यादा गर्मी महसूस होती है। आसपास कोई घर वर तो है ही नहीं। सारा दिन ये जंगल तप तप कर आग ही तो बरसाता है। इस गर्मी से तो सारी बोई हुई फसल भी खराब होती जा रही है। उधर चाय का बुरा हाल हो गया है और इधर आलू का बुरा हाल है। सही बोल रहे हो बाबा। एक तरफ रितेश अपने खेतों को देखकर परेशान था तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन। हे भगवान, इस गर्मी में कपड़े तो रखे रखे ही सूख गए। जंगल में वक्त गुजारना बड़ा ही मुश्किल है। सही बोल रही हो सोनाली, जरा मुझे तो देखो, मैं तो सर से पांव तक पसीने में नहा रही हूँ। यहाँ चूल्हे पर बैठकर हालत खराब हो रखी है। सभी का ऐसे ही बुरा हाल हो रहा था। ये है स्वरा का ससुराल जो कि जंगल में बसा हुआ था। उसके परिवार में उसकी सास, ससुर, ननद, पति और एक बेटी थी। स्वरा के घर वालों ने जंगल को ही अपना संसार बनाया हुआ था। उसका पति जंगल की ही थोड़ी थोड़ी जमीन पर खेती करता था। स्वरा की छोटी सी लकड़ी की कुटिया भी जंगल में ही थी और बाकी के सभी काम भी वो जंगल में ही करते थे। अब गर्मी का मौसम था जो उन सभी पर बड़ा भारी पड़ रहा था। अच्छा है ये खाना बन गया। रितेश जी, बाबा, सोनाली, सभी आ जाइए, खाना खा लीजिए। चल रितेश बेटा, ये मेहनत बाद में हो जाएगी, अभी पहले पेट पूजा कर लेते हैं। अनिकेतन रितेश को भी ले आया और स्वरा ने खाना लगा दिया। पूरा परिवार अभी जमीन पर बैठकर खाना ही खा रहा था कि रितेश बोला, क्या खा लो ऐसी गर्मी में खाना वाना। आज पूरे 3 साल हो गए हैं दुनिया से कटकर इस तरह की जिंदगी जीते हुए, वो भी जंगल की। 3 सालों से ना अच्छा खाने को मिला है और ना ही सुकून की सांस आई है। रितेश जी, इस तरह खाने पर गुस्सा नहीं निकालते हैं। अब गुस्सा आ रहा है तो किस पर निकालूं? स्वरा, पता है जब हम इस जंगल में आए थे तो मैंने हर रोज इस उम्मीद के साथ आंखें खोली थी कि काश आज का दिन अच्छा होगा। लेकिन उम्मीद की भी हद हो गई, सब्र की इंतहा हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदलेगा। आज भी नहीं भूल पाता हूं मैं उस मनहूस दिन को जब हमसे हमारा सब कुछ छिन गया था और इस बर्बादी की शुरुआत हुई थी। माँ जी देखिए, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आ रही हूँ और आज तो बाजार में खाने पीने की भी बड़ी चीजें थी तो मैं एक पन्नी भरकर ग्रोसरी का सामान भी ले आई। क्या बात है माँ जी, आप रो रही हो क्या? बहू, सब कुछ खत्म हो गया बहू, सब बर्बाद हो गया। तू अपने पति पर से विश्वास ना उठाना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्या बोल रही हो माँ जी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ है? स्वरा, अब हमारा इस घर से जाने का वक्त है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन एक इल्जाम लग जाने की वजह से मुझे ये घर छोड़ना होगा। कैसा इल्जाम? क्या बात हो रही है यहाँ? रितेश जी कुछ तो बताइए। मैं बताता हूँ ना भाभी, ये रितेश क्या अपने मुंह से बताएगा। कंपनी से बहुत सारे पैसे गायब हुए हैं, वो भी उस अकाउंट से जिसको आपके पतिदेव रितेश जी हैंडल करते थे। सभी अच्छी तरह से अच्छे से छानबीन हो गई है और हर सुराग यही बता रहा है कि किसी और के चोरी कर पाने की आशंका ही नहीं है। अगर कोई चोर है तो वो आपके पतिदेव ही है और इसी वजह से हम आपका घर, आपका सामान, आपका बैंक बैलेंस और सब कुछ जब्त कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए, आप रितेश जी के बॉस है ना, आपको तो पता होगा कि रितेश जी कैसे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। भाभी, पैसा कब किसकी नीयत बदल दे ये कोई नहीं जानता और आपका मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा भी नहीं होगा। आपका मकान और सब कुछ हमारे नाम हो ही चुका है, तो आप लोग अब जाइए, जहां जाना हो जाइए, बस यहां से निकलिए। एक ही झटके में एक इल्जाम के तहत रितेश से उसका सब कुछ छिन गया। अब सर से छत और जेब से पैसा चले जाने की वजह से कोई भी रितेश की मदद करने को तैयार नहीं था। लाला जी, आप तो जान पहचान के आदमी हैं, मैं कोई पैसा मारने वालों में से नहीं हूं। मुझे ये कमरा किराए पर दे दीजिए, मैं 1 महीने में आपका किराया पक्का चुका दूंगा, लेकिन अभी एडवांस नहीं दे सकता हूं। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाया। कोई और होता तो मैं घर देने को सोच भी सकता था, लेकिन तुम तो चोर हो भाई। इतनी अच्छी नौकरी चोरी की वजह से गवा दी तुमने। मैं तो तुम्हें बिल्कुल कमरा ना दूं, क्या पता मेरा किराया ही खा जाओ। लाला ने रितेश की कोई मदद नहीं की। ऐसे ही जिससे भी रितेश ने मदद मांगनी चाहिए उसने उसे चोर कहकर भगाया। अब रितेश को समझ आ रहा था कि दुनिया वाले बस पैसे वाले को ही इज्जत देते हैं। रितेश ने ज्यादा किसी के आगे रहम या मदद की भीख नहीं मांगी। वो अपने परिवार को लेकर एक जंगल में आ गया और वहीं उस जंगल को उसने अपना संसार बना लिया। उस दिन के बाद से रितेश की हर सुबह जंगल में ही हुई। रितेश जी, जो बीत गया उसको सोचकर अब क्या दुख मनाना है? आप ये तो देखो कि जब दुनिया ने ठुकराया तब हमें कुदरत ने जगह दी, इसीलिए हमारे पास जो है हमें उसी में शुक्र करना चाहिए। जो गुजरा वो एक खूबसूरत धोखा था और जो है वो कड़वी सच्चाई है, लेकिन
इसी उतार चढ़ाव का नाम ही तो जिंदगी है ना। स्वरा की बात को सुनकर रितेश ने गर्दन हिला दी और अब भी वो सभी खाना ही खा रहे थे कि तभी रितेश को अपनी छोटी सी बेटी के पांव के पास एक बड़ा काला नाग आता हुआ दिखाई दिया। सोना, सभी लोग पीछे पीछे को हो जाओ, पीछे हो जाओ। सोना, मेरी बच्ची, रितेश जी कुछ कीजिए, ये नाग तो सोना को कहीं डस ना ले। स्वरा बुरी तरह से घबराने लगी। सभी घर वाले भी डर रहे थे क्योंकि नाग सोना के पास ही था कि तभी रितेश ने पास ही घर में से एक भारी सी लकड़ी उस नाग पर फेंक कर मारी। लकड़ी एकदम सही जगह पर लगी जिससे नाग सोना से दूर भाग गया। नाग के भागते ही स्वरा ने सोना को गोद में उठा लिया और वो उससे लिपट कर रोने लगी। हे भगवान, कहते हैं कि कभी तुझसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि तू मौत ही दे दे। स्वरा के शब्द रितेश को किसी तीर की तरह चुभे, लेकिन उसने उस वक्त जाहिर नहीं किया। जंगल में रहना और वक्त गुजारना आसान नहीं था। ऐसे ही अगले दिन सभी अपने अपने कामों में सुबह से ही जुटे हुए थे। रितेश और अनिकेत दोनों गर्मी में नदी से पानी ला लाकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ स्वरा और सोनाली दोनों मिलकर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। सोनाली, चलो आज तो वो जो जंगल में सेब का पेड़ है ना, वहां से सेब लेकर आते हैं, आज खाने में सेब भी काटेंगे। ठीक है भाभी, चलिए आइए चलते हैं। स्वरा की बात को सुनकर सोनाली और स्वरा दोनों जंगल से सेब लाने जाने को निकल गई। सेब का पेड़ काफी दूर था, ऐसे में उनके पांव भी जाते जाते जलने लगे और उन्हें पसीना भी आ गया, लेकिन वो दोनों आखिर सेब ले ही आई। ऐसे ही उनकी जिंदगी पूरी तरह चुनौतियों से भरी हुई थी। अगर उन्हें पानी भी लाना होता तो दूर तक चलकर नदी से लाना पड़ता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज शाम के वक्त स्वरा के घर में सभी खाना खाने ही बैठ रहे थे कि उन्हें एक गाड़ी के हॉर्न जैसी आवाज आई। जंगल में कोई गाड़ी आई है क्या? लगता तो है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की गाड़ी जंगल के गड्ढों में फंस गई है। चलिए रितेश जी, चलकर देखते हैं, हो सकता है कि किसी को हमारी जरूरत हो। रितेश और स्वरा ने जैसे ही बाहर झांक कर देखा तो उन्हें कुछ दूरी पर फंसी हुई गाड़ी दिखाई दी, जिसका पहिया एक गड्ढे में फंस गया था और वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अरे साहब, हाथ लगाऊं क्या? अरे कौन हो भैया? यहीं का रहने वाला हूँ, जल्दी से बताओ, हाथ लगाऊं क्या? अजय, ये भी कोई पूछने की बात है। चलिए, बेचारे न जाने कौन है, हम मदद कर देते हैं। स्वरा और रितेश गाड़ी को धकेलने लगे, लेकिन वो इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उनकी ताकत काफी नहीं रही। अभी वो दो लोग ही दम लगा रहे थे कि पीछे से परिवार के बाकी सदस्य भी आ गए और सभी ने ताकत लगाकर गाड़ी को गड्ढे से निकाल दिया। गाड़ी गड्ढे से निकलने पर गाड़ी का मालिक गाड़ी से निकला और रितेश का शुक्रिया अदा करने लगा कि तभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रितेश, ये तुम ही हो ना? तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? अरे बॉस, आप क्या करूंगा, आपकी ही बदौलत ये घर नसीब हुआ है। मुझे माफ कर दो रितेश, माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। मुझे लगा कि तुम झूठ ही बोल रहे हो, लेकिन मैं गलत था। तुम्हें काम से निकालने के 1 महीने बाद असली चोर पकड़ा गया, जिसके बाद मुझे काफी दुख हुआ। मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से तुम्हारा पता भी पूछा, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। आज तुम मुझे देखो, कैसे इत्तेफाक से मिल गए। चलो रितेश, वापस चलो, मैं तुम्हें वापस लेकर जाना चाहता हूं। नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। ये जंगल मेरा संसार बन चुका है। और जिद्दी मत बनो रितेश, तुम्हारा परिवार हमेशा इस जगह पर नहीं रह सकता है। तुम समझ तो रहे हो ना, जो भी था बस एक गलतफहमी ही थी जो कि सुलझ चुकी है। मैं तुम्हें फिर से नौकरी दूंगा और तुम्हें फिर इज्जत मिलेगी। अपनी छोटी सी बेटी की खातिर चलो। अपने परिवार का मुंह देखकर रितेश वापस जाने को मान गया। बस फिर क्या था, उसी दिन रितेश का परिवार जंगल को छोड़ आया और उन्हें दोबारा अपना घर मिल गया। अब रितेश को फिर से मोहल्ले में इज्जत मिलने लगी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।